हेलो, वेलकम टू माय चैनल IQ करंट। तो आज हम लोग हिस्ट्री का टेस्ट 1 लगाएंगे और एंशियंट हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो जो आने वाले आर एरो एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? तो इसका पहला क्वेश्चन है दयाराम साहनी, रखाल दास बनर्जी, SR राव, RS बिष्ट। तो इसका राइट आंसर है SR राव। और इसके फैक्ट देख लेते हैं। अहमदाबाद जिला गुजरात के साराकवाला ग्राम से 80 किलोमीटर दक्षिण में भोगावा नदी के तट पर स्थित लोथल की सर्वप्रथम खोज SR राव ने 1957 में की थी। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? हिंदू लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। हिंदू लोग कुत्ते, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। तो इसमें से हमें राइट आंसर चूज करना है। तो राइट आंसर इसका फर्स्ट वाला है, बाकी सारे क्वेश्चन गलत है। तीसरा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ द डेड, रहने की जगह, एक बाजार। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है माउंट ऑफ द डेड। मुर्दों का टीला, फैक्ट देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज रखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में सिंध नदी के तट पर स्थित है। याद रखेंगे मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? सिंध नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है? बनमाली, चौदंडो, सुरकोटदा या सुतका गिंडोर से? तो घोड़े की अस्थियों के अवशेष हमें सुरकोटदा से मिले हैं। फैक्ट देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की अस्थियाँ सुरकोटदा गुजरात में स्थित पुरातात्विक स्थल से मिले हैं। राणा गुंडई से घोड़े के दांत, लोथल एवं मोहनजोदड़ो से घोड़े की मर्ण मूर्तियाँ मिली। याद रखेंगे, लोथल और मोहनजोदड़ो से घोड़े की मर्ण मूर्तियाँ मिली हैं और राणा गुंडई से घोड़े के दांत मिले हैं और हमारे सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, आयुर्वेद, शिल्पवेद या योगवेद? तो धनुर्वेद भी है, आयुर्वेद है, शिल्पवेद है, योग वेद कोई भी उपवेद नहीं है। फैक्ट देख लेते हैं। उपवेद मुख्यतः 4 हैं, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद, धनुर्वेद। आयुर्वेद का संबंध चिकित्सा से है, गंधर्ववेद संगीत से है, शिल्पवेद भवन निर्माण से, धनुर्वेद युद्ध की शैलियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता? गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का घी, तुलसी। तो इसके अंतर्गत तुलसी नहीं शामिल किया जाता है। गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का घी सब कुछ शामिल किया जाता है। फैक्ट देख लेते हैं। गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर का पानी सामूहिक रूप से पंचगव्य कहलाता है। आयुर्वेद में इसे औषधि की मान्यता प्राप्त हुई है। तुलसी पंचगव्य का हिस्सा नहीं है। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? रामायण, महाभारत, शतपथ ब्राह्मण या उपनिषद? तो इसका सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। फैक्ट देख लेते हैं। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है। उसमें सूदखोर को कुसेदिन कहा गया है। अगला क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। तो ये किसके मूल पाठ हैं? ऋग्वेद के, यजुर्वेद के, सामवेद के, अथर्ववेद के? तो शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण के मूल पाठ हैं। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के मूल पाठ हैं। इसके रचयिता वाजस्नेय यज्ञवाल्क्य माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? उपनिषद, संहिता, ब्राह्मण या आरण्यक? तो वेदों के गद्य प्रकरणों को ब्राह्मण कहा जाता है। फैक्ट देख लेते हैं। वेदों का गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाता है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशिकी, यजुर्वेद के शतपथ और तैत्तिरीय, सामवेद का पंचविश और अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण है। तो अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण है, सामवेद का पंचविश है, यजुर्वेद के शतपथ और तैत्तिरीय है, ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐतरेय और कौशिकी। अगला क्वेश्चन, प्राचीनतम वेद कौन सा है? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद? तो इसका प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। फैक्ट देख लेते हैं। ऋग्वेद में यज्ञ में देवताओं का आवाहन करने के लिए मंत्र हैं। यह सनातन धर्म का आरंभिक सूत्र है। इसके श्लोकों की संख्या 1028 है, जिसमें देवताओं की स्तुति की गई है, जिसमें 10 मंडल हैं। 10वें मंडल को पुरुष सूक्त कहा गया है। इसमें सर्वप्रथम सूत्रों का उल्लेख किया गया है। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? लक्ष्मण, भरत, मेघनाद, सुग्रीव? तो मांडवी भरत की पत्नी थी। फैक्ट देख लेते हैं। रामायण में मांडवी भरत की पत्नी थी।
जबकि सीता भगवान राम की, उर्मिला लक्ष्मण की और सुतकीर्ति शत्रुघ्न की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? 16 दिन, 18 दिन, 20 दिन या 24 दिन? तो इसका राइट आंसर है 18 दिन। कुरुक्षेत्र की लड़ाई 18 दिन चली थी। फैक्ट है, कुरुक्षेत्र युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। यह युद्ध 18 दिन तक लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है? बोधगया, कुशीनगर, लुम्बिनी या ऋषिपत्तन? तो इसका राइट आंसर है बोधगया। तो बोधगया पवित्र बौद्ध स्थल है, यह निरंजना नदी के तट पर स्थित है। फैक्ट देख लेते हैं, बोधगया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तभी से यह स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और वर्ष 2002 में इसे यूनेस्को द्वारा इस शहर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन, बोधगया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्माण प्राप्त किया था। तो इसका राइट आंसर है बी, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। फैक्ट देख लेते हैं, बोधगया में 6 वर्ष की साधना के बाद 35 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहाँ पर महाबोधि मंदिर बनाया गया है। इसी स्थल से गौतम बुद्ध ने विश्व के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाने लगा? जिन, बुद्ध, ज्ञान या बोध? तो इनको बुद्ध रूप में जाना जाने लगा। फैक्ट है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को बुद्ध रूप में जाना जाने लगा। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए, बौद्ध धर्म के लिए अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार, लाल किला परिसर? तो उन्होंने अपने बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए महाबोधि समूह से प्रचार प्रसार किया था। बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? बोधगया, कुशीनगर, राजगृह या वैशाली? तो इसका राइट आंसर है कुशीनगर। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। फैक्ट देख लेते हैं, महात्मा बुद्ध मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में निर्माण प्राप्त हुआ था। बोधगया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऋषिपत्तन सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन की संज्ञा दी गई। अगला क्वेश्चन, उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। कौशाम्बी, कुशीनगर, बदायूं, चित्रकूट? तो इसका राइट आंसर है कुशीनगर। अगला क्वेश्चन, पौधों के यहाँ पे बौद्ध होना चाहिए। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर है डी, ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, इसलिए सारनाथ महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध ने में धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र का उपदेश दिया कपिलवस्तु, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ? तो उन्होंने अपना पहला जो धर्म चक्र परिवर्तन उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन, पाली में बौद्ध धर्म ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटक इनमें से नहीं है? तो इसमें से उपशाखा पिटक नहीं है, बाकी अभिधम पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक शामिल है। बौद्ध ग्रंथों के त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक शामिल हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ हैं और इन्हें 3 खंडों में भगवान बुद्ध के उपदेशों को संकलित हैं। इनकी मुख्य भाषा पाली है। नागार्जुन कौन थे? एक जैन भिक्षु, एक बौद्ध दार्शनिक, एक यूनानी शासक, एक वैदिक ऋषि? तो एक बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। फैक्ट देख लेते हैं, नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। वह कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन थे। उन्होंने प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की, उन्होंने जिसमें शून्यवाद का प्रतिपादन किया गया है। वह माध्यमिक दर्शन के प्रमुख आचार्य थे। अगला क्वेश्चन, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? कुशीनगर, वाराणसी, आगरा, सारनाथ? इसका राइट आंसर है वाराणसी। वाराणसी को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वाराणसी 5000 वर्ष पुराना शहर है। यह विश्व में प्राचीनतम शहर है। बुद्ध काल में वाराणसी काशी राज्य की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है। कैवल्य इसका अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों का अनुसरण करना? तो इसका राइट आंसर है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। तो कैवल्य का अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य जीवन का चरण लक्ष्य कैवल्य की प्राप्ति है। कैवल्य का साम्य इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने से स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि इच्छाओं पर विजय प्राप्त के बिना कैवल्य यहाँ संभव नहीं। अगला क्वेश्चन है, पहले जैन तीर्थकार कौन थे? महावीर स्वामी, ऋषभदेव, पारसनाथ, पद्मनाथ? तो इसका राइट आंसर है बी, ऋषभदेव।
जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण मार्ग कहा जाता है, वह क्या है? तो इसका राइट आंसर है डी, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण है। जैन धर्म में कैवल्य की प्राप्ति जीव का अंतिम लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है, विशाखदत्त द्वारा रचित लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया है? तमिल, पाली, संस्कृत या हिंदी? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा का नाटक है। इस ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। नाटक में चंद्रगुप्त को वृषल या कुलहीन कहा गया है। धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। अगला क्वेश्चन, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है? प्रथम, चतुर्थ, 10वां या 13वां? तो इसका राइट आंसर है 13वां। आइए देख लेते हैं, कलिंग युद्ध उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। विजय के उपरांत कलिंग में 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए गए। उत्तरी केंद्र राजधानी तोसली, दक्षिणी केंद्र राजधानी जौगढ़ थी। अगला क्वेश्चन, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूरी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? इसका राइट आंसर है तोसली। राइट देख लेते हैं, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी तोसली उड़ीसा थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य के अधीन नहीं था? कश्मीर, गुर्जर, कामरूप, कर्नाटक? इसका राइट आंसर है सी, कामरूप अशोक के साम्राज्य के अधीन नहीं था। कामरूप अशोक के साम्राज्य के अधीन नहीं था। कामरूप का पहला ऐतिहासिक उल्लेख समुद्रगुप्त के 4वीं सदी के इलाहाबाद प्रशस्ति में मिलता है, जहाँ गुप्त साम्राज्य के सीमांत राज्यों देविका और समतट के साथ वर्णित है। तो ये थे हमारे 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस। तो बताइए आपको कैसे लगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।